हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान में भारत में उठ रही 2 टाइम जोन की मांग क्या उचित है, और यदि उचित है तो भारत सरकार भारत में 2 टाइम जोन बना क्यों नहीं देती, और यदि अनुचित है तो इसमें समस्याएं क्या हैं, टाइम जोन क्या होते हैं, टाइम डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे निर्धारित किया जाता है, वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन क्यों फॉलो किए जाते हैं और भारत का केवल एक टाइम जोन क्यों है, इस पर हमारा ये वीडियो आधारित है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज ये वाला वीडियो आपके लिए यूपीएससी, सीएसई और साथ में स्टेट पीसीएस दोनों ही एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। यदि हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में समझें तो 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, जिन्हें पता है वो भी और जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए ज्यादा बात कर रहा हूं कि 2 प्रकार की रेखाओं में एक आती हैं अक्षांश रेखाएं और एक हमें दिखाई देती हैं देशांतर रेखाएं। इनमें जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जो देशांतर रेखाएं हैं इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन, और यही बनती हैं क्या, समय रेखाएं अर्थात टाइम लाइंस। अर्थात वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं और कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें जो भी टाइम डिसाइड किया जाता है वो इन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस अर्थात इन देशांतर रेखाओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं, जैसे सबसे पहले आप कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं हम। यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां से प्रारंभ होता है एंड देन ये जाता है टिएरा डेल फ्यूगो तक, नीचे आता है फिर एक और टिएरा डेल फ्यूगो, यहां पर आपको दिखाई देती है मैगलन स्ट्रेट, है ना, जो कि टिएरा डेल फ्यूगो को किससे पृथक करती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। अब इसी के ऊपर जब हम बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो यहां पर नजर आता है यह है कैलिफोर्निया वाला एरिया। इसको जस्ट अ सेकंड मैं नीचे कर देता हूं ताकि ये अच्छे से ड्रॉ हो पाए। यह है कैलिफोर्निया वाला एरिया यहां पर, और जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यह है कनाडा वाला एरिया जिसको हम अलास्का के नाम से जानते हैं, और फिर नीचे से प्रारंभ होता है यह है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहां से प्रारंभ होगा हमारा हडसन बे, एंड देन नीचे आएंगे तो यह है मैक्सिको गल्फ एंड कैरिबियन नेशन। तो मैक्सिको और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मिलाकर लैटिन अमेरिका कॉल किया जाता है। यहां पर आपको यहां दिखाई देता है यह है ग्रीनलैंड वाला पोर्शन, ग्रीनलैंड, एंड देन यहां पर है एक और आइसलैंड देश, और यहां पर एक सेकेंड यह है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, डिल्डाओ, देन साउथ अफ्रीका, और फिर यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पोर्शन। यहां से इसको कवर करते हुए ये प्रारंभ हो जाता है यूरोप का ग्रीस, यह है इटली, एंड यह है पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस वगैरह, यह है डेनमार्क, ऊपर की ओर यह है स्कैंडिनेवियन नेशंस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एंड यह है व्हाइट सी, और फिर आर्कटिक सी में ही कुछ लोकल सीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और यह है साइबेरिया, रसिया का साइबेरिया वाला पार्ट। ऊपर की ओर जाते हैं तो यह है रेड सी, रेड सी के ऊपर पर्सियन गल्फ, इन दोनों के बीच में अरेबियन पेनिनसुला, यह है हमारा प्यारा सा भारत, देन यहां से साउथ ईस्ट एशिया प्रारंभ होगा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां से जब हम नीचे उतरते हैं तो यह है हमारा कामचटका पेनिनसुला, नीचे आते हैं तो कोरियन कंट्रीज, और नीचे आते हैं तो साउथ चाइना सी वाला भाग, और यहां से यह है साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन जिसमें आपको मलेशिया वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। यहां से प्रारंभ होते हैं इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, और नीचे जब आप देखेंगे भूमध्य रेखा से नीचे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, यह है ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ। अब थोड़े छोटे मोटे द्वीप भी हैं, जैसे कि लाइक यहां पर आपको दिखाई देता है मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद भारत के पूर्वी भाग में यहां पर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहां पर आपको नजर आएगा क्या, लक्षद्वीप वाला एरिया। हाँ, यहां पर आपको इंडोनेशिया के कई द्वीप देखने के लिए मिलेंगे, लाइक यहां का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। इसी के पश्चात यहां कुछ चापाकार द्वीप समूह है ना, इस वाले पोर्शन में जापान वगैरह, यहां पर ताइवान देखने के लिए मिलेगा। ये कई छोटे मोटे देश यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ कैरिबियन कंट्रीज भी नजर आएंगी आपको, है ना, इनको कैरिबियन नेशन कहा जाता है, जैसे कि यहीं बहामास, आपको क्यूबा, ये सब देखने के लिए मिलेगा। अब एक्चुअल में मैं बात क्या करने वाला हूं, तो यदि आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं, जैसे लाइक इसको कहा जाता है इन कंट्रीज को
इन्हें कॉल किया जाता है कैरेबियन देश, है। ये एक नॉलेज के लिए, इससे आपके वर्ल्ड मैप में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर यह है कैरेबियन देश, यह है ग्रीनलैंड। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉन्टिनेंट के बारे में तो बात कर ली थी, और ड्रॉ करते हुए मैं बात कर रहा था कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और मैक्सिको और साउथ अमेरिका को मिलाकर क्या कॉल किया जाता है, इसे कॉल किया जाता है लैटिन अमेरिका। यह है मेडागास्कर, और ये कहां पर स्थित है, तो यह है इंडियन ओशन में स्थित, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यह है क्या, हमारा लक्षद्वीप। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि इस वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग हम देखें तो वर्ल्ड मैप में आपको इस वाले एरिया में एक देश देखने के लिए मिलता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन नाम दिया जाता है, यानी कि लंदन मेनली आप याद रखिएगा। तो यहां से एक लाइन पास होती है, बेसिकली यहां से एक लाइन पास होती है, और ये लाइन कौन सी है, तो इसे कॉल किया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। और ये कौन सी है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, तो इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर लाइन या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। इसी को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी माना जाता है। और यदि इस अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए ये कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है, एक है यूरोप और एक गुजर रही है अफ्रीका से। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, परंतु मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है या फिर ये देशांतर रेखा है, इसी के द्वारा पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में ऐसी ही लगभग 24 इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं जो कि अलग अलग स्थानों से गुजरती हुई आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे भारत की जो मानक समय रेखा मानी जाती है उसे माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब यहां पर बात इंपॉर्टेंट यह है कि एक्चुअल में इनको बनाया ही क्यों गया, तो एक लाइन में पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करने के लिए इनको ड्रॉ किया गया है। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे। देखिएगा ये जो देशांतर रेखा है, इसके द्वारा यदि आप नोटिस करेंगे तो हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की परिक्रमाएं करती है। एक करती है परिक्रमण गति और एक करती है घूर्णन गति, यानी कि 2 प्रकार की गतियां हैं। परिक्रमण गति 365 दिन में, यानी कि 365 सही 1/4, जिसके द्वारा फिर हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। और घूर्णन गति अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए पृथ्वी लगभग लेती है 24 आवर का समय। और यदि इसको मैं करेक्ट करता हूं तो लगभग लेती है ये 23 आवर एंड 56 मिनट। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, तो बस इसी बात के आधार पर, यदि आपको ये बात पता है तो इसी बात के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड में किस क्षेत्र का टाइम कितना आगे अथवा कितना पीछे होगा। कैसे, तो जरा ध्यान से सुने कि पृथ्वी जो घूर्णन गति कर रही है, पृथ्वी जो घूर्णन गति कर रही है, ये एक घूर्णन करने में कितना समय लेती है, तो एक घूर्णन करने में ये ले रही है लगभग एक घूर्णन करने में ये 24 आवर का समय लेती है। हम 24 आवर ही लेकर चलेंगे क्योंकि हम दिन की सीमा भी 24 आवर मानते हैं, नहीं तो एक्यूरेट यदि आपको देखना हो तो 23 आवर एंड 56 मिनट होता है ये। क्लियर, यदि आपको एक्यूरेट चाहिए हो। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट ले रही है। ये कहां से आया, तो कुछ नहीं, मैंने आर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया। और यदि इस प्रकार हम देखें तो 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय ले रही है। और यदि हम अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमारी अर्थ किस प्रकार का रोटेशन कर रही है, जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ का यानी कि हमारी पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर कितना है, तो ये आता है लगभग 23.5 डिग्री, है ना। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 ये झुकाव है, टिल्ट है ये। और इस झुकाव में भी पृथ्वी एक राउंड पूरा करने में यानी कि एक घूर्णन पूरा करने में कितना टाइम लेती है, और घूर्णन करती कैसा है, तो ये करती है पश्चिम से पूर्व के डायरेक्शन में, अर्थात वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और इसमें ले रही है ये 24 आवर का समय। इसलिए हमारे यहां दिन और रात की लंबाई मिलाकर कितनी हो रही है, 24 आवर। अब जब पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है तो आपने एक बात सुनी है, सनराइज इन द ईस्ट। भाई ईस्ट ही क्यों, सनराइज इन द वेस्ट क्यों नहीं, और सनसेट इन द वेस्ट क्यों, सनसेट इन द ईस्ट क्यों नहीं? क्योंकि एक्चुअल में जब यदि मान लीजिए मैं पश्चिम की ओर खड़ा हुआ हूं और यदि मैं पूर्व की ओर जाता हूं और पूर्व की ओर एक प्रकाश स्तंभ है, तो प्रकाश स्तंभ की प्रकाश सबसे पहले कहां पड़ेगा, मेरे फेस पर।
यानी कि जो भाग सबसे पूर्व में रहेगा उस भाग में सबसे पहले रोशनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए पूर्वी भाग में सबसे पहले आपको प्रकाश पड़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। दैट्स व्हाई एक लाइन कही जाती है सनराइज इन द ईस्ट। नहीं तो यदि इसकी उल्टी परिक्रमा होती, यानी कि यदि ये ईस्ट टू वेस्ट कर रहा होता तो सनराइज इन द वेस्ट होता। क्लियर है बात? तो इस बात से आप ये अंदाजा लगाइए, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है, इसीलिए आप पाएंगे क्या, इसीलिए आप पाएंगे कि हमारी पूरी अर्थ में जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध कहां पर, तो हमारी देशांतर रेखाओं के हिसाब से जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी भाग का समय, पूर्वी भाग का समय आगे होगा, और यहां पर याद रखें कि पश्चिमी भाग का समय क्या होगा, पश्चिमी भाग का समय आपको सदैव पीछे देखने के लिए मिलेगा। पश्चिमी भाग का समय पीछे होगा। यह बात क्यों कही गई? तो यह बात एक्चुअल में यह बताना चाह रही है कि अब वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में यदि आप देखेंगे तो इस 0 डिग्री देशांतर से जितने भी नेशंस आपको पूर्व की ओर दिखाई दे रहे हैं, इट मींस यहां भारत की ओर दिखाई दे रहे हैं, वो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे यहां पर यदि हम बात करें तो ये 1 घंटा आगे है ना, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि यहां पर 1 डिग्री बराबर यदि 4 मिनट आ रहा है तो 15 डिग्री बराबर कितना मिनट आ जाएगा, 15 डिग्री बराबर आप पाएंगे 60 मिनट। यानी कि इसको आप नाम दे सकते हैं किसका, 1 आवर का। यानी प्रत्येक 15 डिग्री चलने पर, प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व की ओर चलने पर आपको 1 घंटा आगे, और प्रत्येक 15 डिग्री पश्चिम की ओर चलने पर आपको 1 घंटा पीछे देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में समस्या यह है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, इसको मैं साइड कर देता हूं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं भारत की। और अब आप समझ गए होंगे कि भारत एक्चुअल में किस हेमिस्फीयर में, किस गोलार्ध में है। और यदि नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत एक्चुअल में आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आने के कारण भारत का समय 0 डिग्री देशांतर से लगभग और लगभग 5.5 घंटे आता है, चाइना का 8 घंटे है। तो यहां पर जब भारत भी पूर्वी गोलार्ध में है, रसिया भी पूर्वी गोलार्ध में है, चाइना भी पूर्वी गोलार्ध में है, मलेशिया भी पूर्वी गोलार्ध में है, और ऐसे अन्य देश भी पूर्वी गोलार्ध में है, तो जहां आप पाएंगे कि रसिया की, है ना, जो रसिया है जिसको पहले यूएसएसआर करार दिया जाता था, इसके क्या 11 टाइम जोन है, टीजेड का मतलब है टाइम जोन, इसके 11 टाइम जोन आपको दिखाई देते हैं। जो यूएसए है, जो यूएसए है इसके भी 11 टाइम जोन है, एंड जो चाइना है इसके पहले 5 टाइम जोन हुआ करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले भारत के भी 3 टाइम जोन होते थे 1884 से पहले, फिर बाद में ये 2 किए गए और फिर बाद में ये 1 कर दिया गया। तो इसके आज वर्तमान में आपको 1 दिखाई देता है। इंडिया अर्थात भारत की यदि हम बात करें तो इसका भी आपको 1 दिखाई देता है। इवन जो फ्रांस है, यहां पर स्थित जो फ्रांस देश है, इसके आपको विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन, और ये है 12 टाइम जोन दिखाई देते हैं। तो जब फ्रांस अपने टाइम जोन निर्धारित कर सकता है, इंडिया से छोटी छोटी कंट्रीज अपने टाइम जोन निर्धारित कर सकती हैं, तो भारत क्यों नहीं। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर कि देखिएगा कि यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत, यह है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, त्रिपुरा, मेघालय, बांग्लादेश, ये वाला पोर्शन, देन ये है जम्मू कश्मीर, एलएसी एलओसी, क्लियर, ये है राजस्थान वाला एरिया, एंड ये है गुजरात वाला क्षेत्र। देन यहां से आप बढ़ना चालू करते हैं तो ये है पूरा का पूरा कवर अप भारत। अब जरा इस बात को ध्यान से समझें कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ये प्रारंभ हो रहा है कहां से, ये प्रारंभ हो रहा है एक्चुअल में इस वाले भाग से, यानी कि इसको नाम दिया जाएगा 68.7 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, है ना, 68.7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। और ये खत्म हो रहा है कहां पर, ये खत्म हो रहा है 97.25 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस पर। तो बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि भाई यदि इतना विस्तार है तो ये विस्तार लगभग निकल के आता है, ये कुल विस्तार लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा कितना, लगभग देखने के लिए मिलता है 30 देशांतर। और जब 30 देशांतर का ये विस्तार है तो यहां पर 30 लॉन्गिट्यूड या फिर 30 देशांतर बराबर कितना हो जाएगा,
2 आवर का, यानी कि भारत में के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 2 घंटे का अंतर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए था, परंतु ये नहीं मिल रहा है। और यही तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये अंतर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां हमने भारत के लिए एक समय रेखा, और ये समय रेखा कौन सी है, ये है हमारी 84, है ना, सॉरी 82.5 अर्थात 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस को हमने क्या माना है, इसको मान लिया हमने भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की ये मानक समय रेखा हमने मानी क्यों, और भारत में वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में ये मांग क्यों उठ रही है कि अभी वर्तमान में हमें एक नया टाइम जोन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जरा देखिएगा, इसका मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, ये भारत का भौगोलिक विस्तार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विश्व में ये सबसे बड़े देशों की सूची में शुमार है, यानी कि विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है। क्लियर। तो भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से ये जो 30 देशांतर है ना, ये 30 देशांतर निकल के आता है लगभग 2 घंटे के बराबर, और ये 2 आवर स्वयं में पर्याप्त है भारत में 2 टाइम जोन की मांग के लिए। और सबसे पहले ये मांग उठाई किसने, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले ये मांग उठाई थी एक संस्था है नई दिल्ली में, जिसका मुख्यालय है, जिसका नाम है CSIR, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने सबसे पहले ये मांग उठाई, और ये मांग ये थी, और इसी की एक संस्था है, हाँ इसी की एक बॉडी है जिसका नाम है NPL। इसका नाम है NPL अर्थात नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्लियर। सबसे पहले इसने मांग उठाई कि भारत में एक्चुअल में कितने टाइम जोन होने चाहिए, 2 टाइम जोन होने चाहिए, और ये 2 टाइम जोन के बारे में भी इसने बताया। यहां पर भारत में 2 टाइम जोन की मांग को इसने उठाया था। अब देखिएगा, 2 टाइम जोन की मांग को उठाया। अब देखना कि एक्चुअल में इसके मुख्य कारण क्या थे। इसके मुख्य कारण थे कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है ये 30 देशांतर तक है, और इस 30 देशांतर में लगभग 2 घंटे का अंतर है, यानी कि जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 4 बजे हो रहा होगा, तो वहीं पर गुजरात वाले एरिया में आप पाएंगे कि सूर्योदय सुबह के 6 साढ़े 6 बजे हो रहा है। यह स्वयं में पर्याप्त कारण है भारत में 2 टाइम जोन की मांग के लिए, क्योंकि होता यह है कि भारत में जो सरकारी दफ्तर हैं उनके खुलने का समय एक है, और खुलने का समय एक होने के कारण जो लोग जिनके यहां अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जा रहा है, उन्हें वेट करना पड़ रहा है किसका, 10 बजने का। यानी कि उनका जो एफिशिएंसी वर्क है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उनकी जो दक्षता है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। सुबह का टाइम, सुबह का पीरियड गोल्डन पीरियड कहा जाता है, और ये गोल्डन पीरियड जब हाथ से चला जाता है तो फिर आपका पूरा का पूरा दिन प्रभावित हो सकता है, अर्थात आपके कार्य करने की क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अर्थात दूसरा कारण हमारा निकल के आता है जल्दी सूर्योदय और जल्दी सूर्यास्त की समस्या, कि यदि आप पूर्वोत्तर वाले भाग में देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत का समय आगे हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत का समय आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आगे, और समय आगे मिल रहा है, परंतु समय आगे और पश्चिम का है ना, पश्चिम भाग का समय आपको पीछे देखने के लिए मिल रहा है। परंतु हो यह रहा है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम का आगे, सॉरी पश्चिम का पीछे, हो यह रहा है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक यहां पर हमने हर दफ्तर, हर क्रियाकलाप का टाइम एक ही डिसाइड किया हुआ है, और इसके कारण कहीं ना कहीं अभी मैंने बताया कि एफिशिएंसी पर असर पड़ रहा है। यानी कि पहला कारण तो हुआ भौगोलिक विस्तार, कि भारत का भौगोलिक विस्तार ही भारत में 2 टाइम जोन की मांग के लिए पर्याप्त कारण है। दूसरा मैंने आपके साथ शेयर किया कि पूर्वोत्तर भारत में जल्दी सूर्योदय होता है, यानी कि सुबह के 4 बजे जब सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी जल्दी होगा, और जब सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होता है तो जरा आप गौर फरमाइएगा कि संडे के दिन जब आप सुबह के 6 बजे नहीं उठते हैं, यानी कि यदि आप वर्क वाले इंसान हैं और यदि आप का टाइम है सुबह 6 से 7 बजे उठने का, और यदि आप 1 से 1.5 घंटे लेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं आप दोबारा रेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है ये प्रभावित हो जाती है।
क्लियर, पूर्वोत्तर भारत के साथ यही हो रहा है। और यदि हम देखें तो इसी को कहा जाता है सर्केडियन रिदम। और सर्केडियन रिदम की यदि हम बात कर रहे हैं तो याद रखें कि क्या होती है सर्केडियन रिदम और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि वर्ष 2017 में सर्केडियन रिदम के बारे में अध्ययन किया था जेफरी सी हॉल ने, माइकल रॉसबेल ने और साथ में माइकल यंग ने। और ये इतनी इंपॉर्टेंट साइकिल थी, इतनी इंपॉर्टेंट रिदम थी कि इनको वर्ष 2017 का मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल भी प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया वर्ष 2017 के। ये इतनी इंपॉर्टेंट साइकिल है। और ये क्या है तो यहां पर याद रखें कि एक प्रकार की साइकिल है, इसको ह्यूमन बायोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये बताती है इंसान को कि वास्तविकता में आपको पूरे दिन में कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब क्या काम करना है। इस पूरी रिदम के बारे में बताती है, इस पूरी साइकिल के बारे में बताती है कौन, ये सर्केडियन रिदम। और यदि हम सर्केडियन रिदम की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि ये प्रभावित हो रही है कहां पर, ये प्रभावित हो रही है पूर्वोत्तर भारत में। यानी कि ये क्या है तो इसको एक लाइन में यदि समझना हो तो ये एक प्रकार की हमारी पूरी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो जो पूरे दिन में हो रहे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में हमें सचेत करती है और हमें कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम हमें प्रभावित करेगा, कब हमें नींद आएगी, कब पूरे दिन में हम सबसे ज्यादा एक्टिव फील करेंगे और सबसे ज्यादा इनएक्टिव कब फील करेंगे, यह डिसाइड करता है। तो जब जहां पर सूर्योदय पहले हो रहा है अर्थात पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में सर्केडियन रिदम थोड़ी सी आगे होगी, बायोलॉजिकल साइकिल थोड़ी सी आगे होगी। परंतु जहां पर सूर्योदय देर से हो रहा है अर्थात गुजरात वाले रीजन में, यहां पर ये सर्केडियन रिदम थोड़ी सी देर से वर्क करेगी। यहां पर आप पाएंगे कि ये बायोलॉजिकल साइकिल थोड़ा सा पीछे चलेगी, है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो मुख्य कारण हुए और इसीलिए वर्ष 2006 में CSIR ने 1 घंटे के अंतर से भारत में 2 टाइम जोन होने की बात कही थी। और कौन से थे ये 2 टाइम जोन, तो यहां से आप इसको गैस कर सकते हैं कि यदि ये है हमारा भारत, एक और बार कि ये है यदि हमारा भारत, तो इस भारत के हिसाब से 2 टाइम जोन, एक तो जहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ हो रहा है अर्थात 68.7 से, तो ये जाएगा हमारा कहां तक, ये प्रारंभ होगा लगभग गुहार मोती से और गुहार मोती से प्रारंभ होते हुए ये जाएगा सिलीगुड़ी तक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आप जानते हैं ना, तो ये प्रारंभ होगा 68.7 से, 68.7 से, यानी कि ये गुजरेगा कहां से, तो ये गुजरता हुआ आपको नजर आएगा गुहार मोती से। यहां पर है गुहार मोती नाम का एक स्थान, गुहार मोती से, और खत्म कहां पर होगा, तो ये है 89.52, यह है 89.52 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। और ये गुजरेगा कहां से, ये गुजरेगा वास्तविकता में सिलीगुड़ी से। कहां पर ये सिलीगुड़ी, तो यहां पर आपको दिखाई देता है ये सिलीगुड़ी। क्लियर, यहां पर एक कॉरिडोर भी बना था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको कॉल किया जाता है, सिलीगुड़ी से ये गुजरेगा। एक तो ये वाली बात हो गई। सेकेंड बात ये है कि दूसरा टाइम जोन भारत में जो फॉलो किया जाएगा वो होगा 525 नहीं है, ये 52 है ना, ये रहेगा 52, 89.52। अब एक आ जाएगा हमारा 97.25 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, और ये गुजरेगा कहां से, ये गुजरेगा बेसिकली डोंग से, यहां पर आएगा डोंग। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक टाइम जोन पूरे भारत के लिए वर्क करेगा, यह है एक टाइम जोन पूरे भारत के लिए वर्क करेगा, और एक टाइम जोन वर्क करेगा केवल और केवल किसके लिए, डोंग के लिए। और ये जो टाइम जोन फॉलो हो रहा है या फिर ये जो टाइम जोन बनेगा CSIR के अनुसार ये वर्तमान में बन गया है, और इसे ही क्या कहा जा रहा है, इसे ही वर्तमान में कहा जा रहा है चाय बागान, इसे ही वर्तमान में कहा जा रहा है चाय बागान टाइम जोन। यानी कि अब ये चाय बागान टाइम जोन क्या है, इसको जरा समझिएगा कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में एक अलग टाइम फॉलो किया जा रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जल्दी सूर्योदय और जल्दी सूर्यास्त की समस्या है, समस्या नहीं है, ये वहां का नेचर है।
इसको बनाने के लिए, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सुधारने के लिए और अपने पूरे एफिशिएंसी को सुधारने के लिए यहां पर एक अलग टाइम जोन फॉलो किया जा रहा है और इसे ही कहा जा रहा है क्या, चाय बागान टाइम जोन। अब देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। यानी कि इसको बनाया गया, यदि भारत में 2 टाइम जोन ला दिए गए तो इसके क्या लाभ होंगे, और यदि भारत में 2 टाइम जोन नहीं लाए गए, है ना, और यदि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है। तो लाभ में सबसे पहले तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि कार्य दक्षता कहीं ना कहीं बढ़ेगी, यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। यानी कि यहां पर हुआ भी यही है कि आसाम के चाय बागानों में लंबे समय से इन्होंने अपनी घड़ी को 1 घंटे आगे कर लिया है, अर्थात सूर्योदय होगा उसके साथ हम अपना कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। भारत सरकार ने भी यही कहा था कि भारत सरकार का कहना था कि यदि हम टाइम जोन नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना एक टाइम जोन डिसाइड कर लें। तो भारत ने भी इस पर कोई मंशा या फिर कोई समस्या नहीं जताई थी। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी इसको सपोर्ट मिला कि आप अपना टाइम जोन बना सकते हैं, पर ऑफिशियली नहीं है, ये अनऑफिशियली है, अनौपचारिक है ये। क्लियर? तो इसको कॉल किया जाता है चाय बागान टाइम जोन। क्लियर? ये है हमारा चाय बागान टाइम जोन। अब बात यह आती है कि इसके अलावा और भी कई बहुत अच्छे अच्छे लाभ हैं, परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि नुकसान क्या होगा। तो यहां पर 2 नुकसान की यदि हम बात करते हैं तो एक तो होता है यदि समय बेमेल हो जाएगा, समय बेमेल हो जाएगा तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आज हम भारत में देख रहे हैं कि इससे रेलवे यातायात कहीं ना कहीं सिंक्रनाइज होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रभावित हो सकता है। कारण यह है कि आज वर्तमान में भारत की ये कंडीशन नहीं है कि वो 2 टाइम जोन फॉलो कर पाए। यानी कि प्रयागराज से यदि आपको ट्रेन पकड़नी है और प्रयागराज में ट्रेन का समय सुबह 6 बजे है और यदि आप पूर्वोत्तर राज्यों में या गुजरात में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि यदि आप मेनली अरुणाचल प्रदेश या फिर मेनली पूर्वोत्तर भारत में हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जोन डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं आप मिसमैच कर जाएंगे। क्लियर? क्योंकि अभी हमारा रेलवे यातायात इतना विकसित नहीं है, 18-18 घंटे तो ट्रेन लेट हो जाती है, तो इसको प्रभावित करने, ये एक प्रकार से प्रभावित हो सकता है। दैट्स वाई कि सबसे बड़ी समस्या है समय का बेमेल होना। दूसरी बात यह हो सकती है कि इससे विभाजन की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। कारण यह है कि भारत में धर्म, जाति, मूल वंश, नस्ल और भाषा के आधार पर तो भेदभाव होता ही है, और इसके आधार पर कई बार शंका बनी रहती है, कई बार यह शंका होती है कि इसके आधार पर कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है। माफ करिएगा, मेरे वर्ड गलत हो गए, है ना। यहां पर शंका बनी रहती है कि कहीं इसके आधार पर भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और यदि हम टाइम जोन के अनुसार भी भारत को बांटते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कहीं टाइम जोन ये दूसरा रीजन तो बनकर नहीं आ जाएगा भेदभाव का, और दूसरा रीजन तो बनकर नहीं आ जाएगा ये विभाजन का। दैट्स वाई कि आज वर्तमान में हम बोल जरूर रहे हैं कि भारत में 2 टाइम जोन की आवश्यकता है, पर इस पर गंभीरता से उतना विचार नहीं किया जा रहा। और गंभीरता से विचार ना किए जाने का कारण यह है कि भारत में 2 टाइम जोन होना है, ये तो पक्की बात है, परंतु भारत की अभी कंडीशन वैसी नहीं है कि भारत के लोग 2 टाइम जोन को फॉलो कर पाए। इज दैट क्लियर? और यदि ये क्लियर है तो आते हैं हम वापस से अपनी पहली स्लाइड पर, जहां पर हमने देखा था क्या, ये 0 डिग्री देशांतर लाइन के बारे में। तो 0 डिग्री देशांतर लाइन के बारे में आप याद रखिएगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन कुल मिलाकर 8 देशों, जिसमें से यूरोप के 3 हैं, और साथ में आपका होमवर्क ये रहेगा कि यूरोप के 3 देश कौन से हैं और 6 महासागर कौन से हैं, और साथ में 2 कॉन्टिनेंट कौन से हैं। कॉन्टिनेंट तो मैंने बता दिया। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहां कहां से पास होती है, ये पास होती है, याद रखिएगा कि 2 महाद्वीपों से, 2 महाद्वीप के अलावा ये इन्हीं महाद्वीप के 8 देश, 2 महाद्वीपों से, इनके 8 देशों से, और 6 वाटर बॉडीज यानी कि 6 जल राशियों से ये गुजरती है। क्लियर? अब ये 6 जल राशियां कौन सी हैं, 8 देश कौन से हैं यूरोप के, मैं बता देता हूं। एक है लंदन, जिसको हम ग्रीनविच मानते हैं, ग्रीनविच टाइम, यानी कि जिसको प्राइम मेरिडियन टाइम भी कहा जाता है। और एक है फ्रांस और एक है स्पेन। फ्रांस के ज्यादा टाइम जोन होने का कारण यह है कि फ्रांस का कोलोनाइजेशन आज भी कई जगह पर स्थापित है, जैसे कि हमारे बाजू में हिंद महासागर में ही एक रीयूनियन हॉटस्पॉट, यहां पर फ्रांस का अभी भी कोलोनाइजेशन है, अभी भी उपनिवेशवाद है। तो ऐसी फ्रांस की कई छोटी छोटी कॉलोनियां आपको वर्ल्ड में कई जगह पर देखने के लिए मिलती हैं। दैट्स वाई कि यहां पर फ्रांस के सबसे अधिक टाइम जोन है। अब ये 6 जलराशियां, 2 महाद्वीप और 8 देशों के नाम आप मुझे बताएंगे कि ये कहां कहां पर
स्थित दिखाई देती हैं। अब एक और बात, एक और होमवर्क आपका यह है कि भारत में जो मानक समय रेखा आज वर्तमान में है अर्थात 82 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, ये गुजर रही है प्रयागराज के मिर्जापुर से, बता चुका हूं मैंने। और ये कितने राज्यों से गुजरती है ये बात आप मुझे बताइएगा। अच्छा चलिए राज्य मैं बता देता हूं कि लगभग ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब इन 5 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच। बने रहिए स्टडी IQ हिंदी के साथ। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।